और वो एंडिंग देखकर आपको अमरीश पुरी का वो डायलॉग याद आ जाएगा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। तो बिल्कुल कुछ वैसा ही सीन था वो। पानी में से आप सब अलग अलग प्रकार के फेशियल स्ट्रक्चर के लोग दिखा देंगे, इससे आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि आप इंक्लूसिव हो गए, आप डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं ये करके, ये आपकी डाइवर्सिटी है। और ये रिप्रेजेंटेशन होता क्या है मुझे तो यही समझ में नहीं आता। अब जैसे कि यहाँ पर 7 समुद्रों की 7 बेटियां दिखाई है किंग ट्राइटन की, उसमें से एक हिंद महासागर की भी एक बेटी दिखाई है, इंदिरा उसका नाम दिखाया है, एक हिंदू भारतीय कैरेक्टर उसे दिखाया है। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों आज 26 मई को द लिटिल मर्मेड थिएटर में रिलीज हो गई है। मैं अभी भी जस्ट इसका इंग्लिश वर्जन देखकर घर पर आया हूँ। बुक माई शो पर आप जाएंगे तो लैंग्वेज के सेक्शन में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा हुआ दिखाई देगा, पर हिंदी वर्जन रिलीज नहीं किया गया, मतलब सेंसर सर्टिफिकेट उन्होंने लिया होगा तभी बुक माई शो पर हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है, पर रिलीज केवल इंग्लिश में ही किया है। वैसे भी इस फिल्म को लेकर कोई भी हाइप नहीं थी, कहीं पर कोई इसके बारे में चर्चा ही नहीं है, और बहुत ही शांति से डिज्नी ने इसे रिलीज़ किया है। प्रमोशन पर कोई उन्होंने पैसा खर्च किया हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इस फिल्म को लेकर विरोध हो रहा था, मजाक उड़ाया जा रहा था। इसका ट्रेलर अगर आप देखेंगे उसके नीचे के कमेंट्स आप पढ़ लीजिए, इतना ट्रोल किया गया है, इतना ट्रोल किया गया है इसे कि उसकी कोई सीमा नहीं है। और सबसे मुख्य कारण विरोध का यही था कि जो एरियल का कैरेक्टर है उसके लिए एक ब्लैक एक्ट्रेस को उन्होंने लिया, हेली बेली को। देखिए वैसे ब्लैक एक्ट्रेस को लेना नहीं लेना वो अमेरिकन्स ने उनका विरोध करना ठीक है, वो उनके दृष्टि से विरोध कर रहे हैं, पर एक भारतीय के रूप में अगर मैं देखूँ वैसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए, वो ब्लैक कैरेक्टर हो वाइट कैरेक्टर हो। पर जितना मैंने फिल्म देखने के बाद जो मुझे फील हुआ, हेली बेली बिल्कुल भी उस कैरेक्टर पर सूट नहीं हो रही थी। उल्टा ऐसा लग रहा था हेली बेली का उन्होंने मजाक उड़ाया है, लिटरली एरियल के कैरेक्टर में उसे लेकर लिटरली उसका मजाक उड़ाया गया है। मतलब आपने एक ब्लैक एक्ट्रेस को उसमें लिया, इससे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं डाइवर्सिटी को, ऐसा मुझे तो कम से कम नहीं लगा। पूरी फिल्म में आप देखेंगे ना हेली बेली बस वो चीख रही है, चिल्ला रही है, विचित्र सा चेहरा बनाकर। क्या फिल्म मेकर्स को ये दिखाई नहीं दे रहा था कि वो क्या बना रहे हैं? ओरिजिनल एरियल का मैंने कल रात को ही 1989 की द लिटिल मर्मेड एनिमेटेड फिल्म को देखा। वैसे बचपन से लिटिल मर्मेड से मैं परिचित हूँ, उसके सारे कैरेक्टर्स से मैं परिचित हूँ, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया हुआ है सोनी पर डिज्नी और आता था उस समय, वही एक कार्टून देखने को मिलता था, कार्टून नेटवर्क भी नहीं था, तो मैं रेगुलर देखता था। उसमें द लिटिल मर्मेड को भी बीच बीच में वे दिखाते थे, एनिमेटेड सीरीज़ थी पूरी। फिल्म तो नहीं देखी थी मैंने, पर ये सीरीज़ मैंने देखी हुई थी। तो कल रात को मैंने सोचा चलो अभी फिल्म देखनी है तो ओरिजिनल फिल्म हम देख लेते हैं। रात को मैंने देखा और कुछ बहुत एक्सेप्शनल तो नहीं कहूँगा मैं, पर अच्छी ठीक ठाक फिल्म थी। एक 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स में कहूँगा 1989 की द लिटिल मर्मेड को। एक फ़नी एडवेंचर से भरे हुए सफ़र यात्रा पर वो फिल्म हमें लेकर के जाती है। और जो बेसिक थीम है द लिटिल मर्मेड की वो यही है कि एक लड़की जो अपनी किशोरावस्था में आ गई है और अपने जीवन को वो एक्सप्लोर करना चाहती है, नए नए अनुभव वो लेना चाहती है। मनुष्यों की जो दुनिया है, समुद्र के ऊपर का जो विश्व है, उसको वो एक्सप्लोर करना चाहती है, जानना चाहती है, देखना चाहती है, क्योंकि उसके पिता ने उसे ऊपर जाने से मना किया हुआ है। उसके पिता को चिंता है अपनी बेटी की। पिता को कहीं पर भी उन्होंने दरिंदा नहीं दिखाया है, बस कठोर दिखाया है कि हाँ वो अपनी बेटी के साथ में कठोर है, पर वो दरिंदे नहीं है जैसा कि ज़्यादातर वोक फिल्मों में होता है, वैसा दरिंदा नहीं दिखाया है। अपनी बेटी के बारे में वो केयर करते हैं, चिंता करते हैं, कई बार बहुत कठोर रूप से भी व्यवहार करते हैं, पर फिर भी वो अंदर से उनका कोमल हृदय, उन्हें दुख होता है अपनी बेटी पर चिल्लाने के बाद भी, और वे हृदय से उसका भला चाहते हैं। उसकी चिंता है कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। पर एरियल जो किशोरावस्था की उच्छृंखलता होती है उस कारण से वो बस फुहड़ता में भागती रहती है, अपने पिता से दूर जाना चाहती है। हालांकि फिर भी एरियल भी अपने पिता के प्रति उसके मन में भी प्रेम है, पर वो एक्सप्लोर करने का उसका जो एक क्या कहे, जो युवावस्था में होता है ना, सपना है मेरा, सपना है मेरा, तो उन सो कॉल्ड सपने के पीछे वो भाग रही है। और जो मनुष्यों का जो दुनिया है, विश्व है, उससे एरियल के पिता हमेशा कहते कि वो बारबेरियंस हैं, बिल्कुल बर्बर लोग हैं, वो बहुत निर्दयी होते हैं, क्रूर होते हैं, और वहाँ तुम्हें नहीं जाना चाहिए। हालांकि 1989 की फिल्म में जो मनुष्यों की दुनिया है उनका
अंडर वाटर वर्ल्ड के प्रति, जो समुद्र के नीचे का विषय, उसके प्रति उनका कुछ ऐसी पूर्वाग्रह की धारणा नहीं दिखाई है मनुष्यों की। पर यहाँ पर 2023 की इस लिटिल मर्मेड में, लाइव एक्शन फिल्म में, मनुष्यों का जो विश्व है, वहाँ की जो रानी दिखाई है, ब्लैक क्वीन दिखाई है, जिसका बेटा एरिक है जो वाइट है। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे लाइव एक्शन के बारे में, पर मैं ये बता रहा हूँ कि जो मनुष्यों की दुनिया है वो अंडर वाटर वर्ल्ड से हेट करते हैं। जिस प्रकार से किंग ट्राइटन मनुष्यों से हेट करता है, उनको बर्बर कहता है, उसी प्रकार से जो वो ब्लैक क्वीन है वो भी अंडर वाटर वर्ल्ड से, सी क्रीचर्स से हेट करती है। तो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, दोनों विश्व एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और एरियल प्रेम करती है उस दूसरे विश्व के एक लड़के से, एरिक से। ये यहाँ पर एक सिंबॉलिक वे में ये बातें दिखाई है। आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि जैसे आज के आप दुनिया में अगर देखेंगे तो एक लड़की है जो समाज के दूसरे किसी वर्ग से, दूसरे किसी रिलीजन से वो लड़के से प्रेम करती है, और उसका पिता चिंतित है। वो कह रहा है कि नहीं नहीं, वो लोग बहुत बर्बर होते हैं, वो समाज के जो दूसरे वर्ग के हैं या दूसरे रिलीजन के हैं या जो भी, वो अपने पिता बेटी से कह रहा है कि नहीं, वो लोग अच्छे नहीं हैं, बर्बर है, तुम्हें उनके साथ प्रेम नहीं करना चाहिए, उनके साथ नहीं घुलना मिलना चाहिए। पर वो किशोरावस्था में है, उच्छृंखलता में वो एक्सप्लोर करना चाहती है, वो अपने पिता की बात नहीं मानती है और उनको छोड़कर वो जाती है, निकलती है। इसका फ़ायदा उठाती है एक विच, सी विच उसे कहा गया है, उर्सुला, उसकी आंटी है एरियल की, और वो अपने फ़ायदे के लिए, उसे सत्ता प्राप्त करनी है किंग ट्राइटन की, और इस कारण से वो यूज़ करती है एरियल का, और उसे उसकी आवाज़ के बदले उसे मनुष्य वो बना देती है। एरियल की आवाज़ चली जाती है, वो ऊपर आती है एरिक से मिलने के लिए। और उर्सुला ने ये जो डील की होती है एरियल के साथ में, उसके अनुसार 3 दिन के अंदर एरियल को एरिक को किस करना है। उन दोनों के बीच में सच्चा प्रेम होने के बाद में जब किस होगा, तब जाकर एरियल हमेशा के लिए मनुष्य बन जाएगी। फिर उसे अपने पिता के पास रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमेशा वो ऊपर एरिक के साथ में रह सकती है। पर अगर वो किस नहीं कर पाएगी तो उर्सुला उसे अपना गुलाम बना लेगी और वो फिर से मर्मेड, जलपरी बन जाएगी। ये बेसिक थीम वही है जो ज़्यादातर लव स्टोरीज़ की होती है। लड़की है या लड़का है, वो समाज के किसी अन्य वर्ग से वो प्रेम करती है, माता पिता कठोर है, वो नहीं जाने देते, पर वो उन बंधनों को तोड़कर वो जा रही है। तो यहाँ पर द लिटिल मर्मेड की भी थीम वही है। फ़र्क यहाँ पर इतना है कि जो पिता है वो बिल्कुल दरिंदा नहीं दिखाया है उन्हें, वो अपनी बेटी के बारे में सच में केयर करते हैं, चिंता करते हैं, और एंडिंग में एक हैप्पी एंडिंग उन्होंने दिखाई है। जैसे कि सैराट हो या धड़क, उसका जो हिंदी में रीमेक बना था, उनकी तरह बिल्कुल वो पेरेंट्स दरिंदे हैं और अपनी बेटी और दामाद दोनों को वो मार डालते हैं, छोटे बच्चे की भी केयर किए बगैर। तो वो एक वैसा एंडिंग नहीं है यहाँ पर, थोड़ा हैप्पी एंडिंग यहाँ पर उन्होंने दिखाया है। तो इस लाइव एक्शन रीमेक की भी कहानी बिल्कुल सेम है 1989 के एनिमेटेड फिल्म की ही तरह। पर 1989 की जो एनिमेटेड फिल्म थी वो एक फील गुड, एक ऐसा एक्सपीरियंस हमें देती है, काफ़ी फन और एडवेंचर से भरा हुआ एक्सपीरियंस वो हमें देती है। पर यहाँ पर ये लाइव एक्शन रीमेक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड ऐसा और सीरियस फील होता है सब कुछ। शुरुआत में एरियल को जो बड़े ही विचित्र से चेहरे करके उसे जो चिल्लाते हुए दिखाया है वो बहुत ऑड लग रहा था। जो एक चार्मिंग, एक चुलबुली ऐसी जो एरियल का कैरेक्टर था ना, वो हेली बेली की तरफ देखकर बिल्कुल भी फील नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि इसके जो मेकर्स हैं उन्होंने लिटरली मजाक उड़ाया है उस बच्ची का, हेली बेली का। आपको ब्लैक एक्ट्रेस ही लेनी थी तो उस कैरेक्टर पर सूट हो सके ऐसी कास्टिंग कम से कम उन्हें करनी चाहिए थी। अभी ये जो कास्टिंग की है बिल्कुल गलत है। इसके डायरेक्टर है रॉब मार्शल, जो 2011 की पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स, और उसके बाद में 2018 की मेरी पॉपिंस रिटर्न्स, जिसका हमने रिव्यू भी किया हुआ है। उसके बाद अभी डायरेक्टली द लिटिल मरमेड के लाइव एक्शन को उन्होंने डायरेक्ट किया है। फिल्म 2 घंटे और 15 मिनट की है लाइव एक्शन, और जो एनिमेटेड फिल्म थी वो 1 घंटे और 22 मिनट की है। पर वो 1 घंटे और 22 मिनट भी एक पूरा होलसम ऐसा एक पूरा एक काफ़ी लंबे जर्नी पर जैसे हम गए हुए हो, फन और एडवेंचर से भरे हुए, और हम एंगेज रहते हैं सभी कैरेक्टर्स के साथ में। चाहे वो सेबेस्टियन का कैरेक्टर हो, मैंने हिंदी में देखा था डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर कल रात को, और वो बंगाली में उसको बात करते हुए दिखाया, बड़ा ही प्यारा लग रहा था वो उसे देखकर। और फ्लाउंडर का जो कैरेक्टर है, सब बहुत बढ़िया तरीके से लिखे हुए कैरेक्टर्स, और एक हम तुरंत कनेक्ट हो पाते हैं उन पात्रों के साथ में। पर वैसा मुझे इस लाइव एक्शन रीमेक को देखकर फील नहीं हुआ। हाँ, फिल्म बिल्कुल ही हमें बहुत इरिटेट भी नहीं करती, क्योंकि बेसिक कहानी में उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है, बेसिक टोन में भी उन्होंने कोई चेंज नहीं किया।
एंडिंग को जैसा कि 1989 की फिल्म में हैप्पी एंडिंग थी वैसी ही हैप्पी एंडिंग यहाँ पर भी है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा उस एंडिंग को उन्होंने बढ़ाया है। किंग ट्राइटन अपनी बेटी को विदा करने के लिए ऊपर आते हैं ऐसा दिखाया है, जो ओरिजिनल फिल्म में नहीं है। पर उस सीन को देखकर मुझे थोड़ा डर लगने लग गया था कि एरियल और एरिक नाव पर जा रहे हैं अपनी जीवन को एक्सप्लोर करने के लिए, बंधनों को तोड़कर समाज के सारे, तो अचानक से किंग ट्राइटन पानी से ऊपर आते हैं। तो मुझे तो डर लगने लग गया कि यार कहीं इसमें वो धड़क वगैरह की तरह किंग ट्राइटन आकर एरिक और एरियल को मार ना दे। कुछ कहा नहीं जा सकता भाई, वोक्स तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, दूसरे वोक्स को खुश करने के लिए आजकल के फिल्म मेकर्स कुछ भी कर सकते हैं, पर कम से कम नहीं, ऐसा कुछ चेंज नहीं किया था। हैप्पी एंडिंग ही यहाँ पर भी थी। और वो एंडिंग देखकर आपको अमरीश पुरी का वो डायलॉग याद आ जाएगा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। तो बिल्कुल कुछ वैसा ही सीन था वो। किंग ट्राइटन विदा करने के लिए आते हैं एरियल को, एरियल की आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो जा रही है अपने जीवन को एक्सप्लोर करने के लिए। और एंडिंग में आप देखेंगे ना, किंग ट्राइटन ऊपर आने के बाद में कई सारी मोमेंट्स, जलपरिया, स्त्री पुरुष दोनों ही, मेल फीमेल दोनों। अब ये मेल फीमेल भी जेंडर एज्यूम नहीं कर सकते भाई, पता नहीं वो दे देम तो जो भी है, तो कई सारी मोमेंट्स ऐसी ऊपर आई हुई दिखाई है। और डाइवर्सिटी, इंक्लूजन के लिए विश्व भर के अलग अलग क्षेत्रों के, प्रांतों के जो लोगों के फेशियल स्ट्रक्चर्स जैसे होते हैं, ऐसे सब अलग अलग आपको चेहरे एंडिंग में देखने को मिल जाएंगे। आजकल के फिल्म मेकर्स के पास बस यही एक क्रिएटिविटी बची है, और कुछ उनको क्रिएटिव लिखना बनाना सूझता नहीं है। और इसी कारण से आप हॉलीवुड के हालात भी देख लीजिए, लगातार पुरानी एनिमेटेड फिल्मों को ही वो क्या रिमेक पर रिमेक बनाते जा रहे हैं, लाइव एक्शन रिमेक। कुछ नया तो उनके पास बनाने के लिए है नहीं, कुछ इक्का दुक्का ढंग की थोड़ी बहुत फिल्में आ रही है, बाकी तो सारा का सारा बस वो कचरा ही हॉलीवुड से भी आ रहा है। या तो बस वो सुपर हीरो फिल्में या फिर लाइव एक्शन रिमेक्स, कुछ नया क्रिएटिव सूझ नहीं रहा। और क्रिएटिविटी के नाम पर भी बस ये सो कॉल्ड डाइवर्सिटी वो डाल रहे हैं। मतलब आप पानी में से आप सब अलग अलग प्रकार के फेशियल स्ट्रक्चर के लोग दिखा देंगे, इससे आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि आप इंक्लूसिव हो गए, आप डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं ये करके, ये आपकी डाइवर्सिटी है। और ये रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। अब जैसे कि यहाँ पर 7 समुद्रों की 7 बेटियां दिखाई है किंग ट्राइटन की, उसमें से एक हिंद महासागर की भी एक बेटी दिखाई है, इंदिरा उसका नाम दिखाया है, एक हिंदू भारतीय कैरेक्टर उसे दिखाया है। हालांकि केवल 1-2 सीन में वो दिखाई देता है वो पात्र हमें, और बस उसमें से एक सीन में तो बस इंदिरा नाम किंग ट्राइटन उसकी तरफ देखकर बोल रहे हैं, बस इतना ही उसका सीन है। अब इससे एक भारतीय के रूप में मुझे क्या मतलब, कुछ बहुत क्या इससे क्या हो गया मतलब। और एक भारतीय के रूप में मुझे ये ऑब्सेशन क्यों होना चाहिए कि भाई कि हॉलीवुड की फिल्म में कोई भारतीय कैरेक्टर दिखेगा और वो रिप्रेजेंटेशन देखकर फिर मैं उछलने लग जाऊं, फुदकने लग जाऊं, इससे क्या सिद्ध होने वाला है। हमारे देश के फिल्म मेकर्स क्या अपने ही देश और संस्कृति की जड़ें काटने में लगे हुए हैं, उसकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना। और हॉलीवुड की फिल्म में हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, क्यों चाहिए, और उससे क्या क्या सिद्ध हो जाएगा। कहानी, कैरेक्टर्स को डेवलप करना, इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, बस ये हम अपनी सो कॉल्ड डाइवर्सिटी दिखाएंगे। और इसके पीछे भी वोक्स और लिबरल्स, उनका पूरे पॉलिटिकल एजेंडाज, अपीजमेंट पॉलिटिक्स, यही आजकल के फिल्म मेकर्स के पास में बचा हुआ है कि कैसे बहुसंख्यक समाज को, किसी भी देश के वोक फिल्म मेकर्स हो वो यही करते हैं कि भाई बहुसंख्यक समाज को जितना हो सके उतना एविल, दरिंदा हमें दिखाना है। और दूसरी तरफ जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है उसके लिए हमें बताना है कि देखो देखो हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इससे उनका क्या भला करने वाले हैं, आप क्या भला होगा जिनको आप कह रहे हैं कि आप डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी, जो भी आप इसमें बिलीव करते हैं, उससे आप क्या उनका भला कर रहे हैं। केवल ये 1-2 सेकंड के लिए कोई चेहरा आप दिखा देंगे, ये आपका भला करना है, ये केवल नासमझी है। और आप देखिए ना दोस्तों, क्या ये डाइवर्सिटी पहले नहीं देखने को मिलती थी। भाई जैकी चैन के साथ में कई सारी हॉलीवुड की फिल्में बनी हुई है, एशियन कैरेक्टर्स के साथ में कई सारी बड़ी बड़ी मेन स्ट्रीम फिल्में बनी हुई है हॉलीवुड में। कई सारे हॉलीवुड के जितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं उनमें कई सारे ब्लैक एक्टर्स हैं, चाहे वो विल स्मिथ हो या सैमुअल एल जैक्सन हो, और भी कई सारे नाम हैं। मेन स्ट्रीम एक्टर्स रहे हैं, वो बड़ी बड़ी फिल्में उनकी आई हुई है, सुपरहिट रही है, लोगों ने उनको एंजॉय किया है। कभी भी वो छाती कूटना नहीं था उनमें, वो ज़बरदस्ती का क्या पॉलिटिकल करेक्टनेस या फिर बहुसंख्यक समाज, ज़बरदस्ती बहुसंख्यक समाज को दरिंदा दिखाना, अपीजमेंट पॉलिटिक्स और समाज को और बांटने का काम करना,
ये दिखाने के लिए कि देखो देखो हम तो हित चाहते हैं। ये केवल बाहर से चेहरा होता है वामपंथियों का, पर उसके पीछे उनका बस पॉलिटिक्स और कुछ नहीं। भाई ये इससे पहले भी हुआ है, 80 90 70 80 90 दशक की फिल्में आप उठा कर देख लीजिए हॉलीवुड की। और ठीक है, मतलब मैं वेस्ट के लोगों को कोई डिफेंड करने के लिए या वहाँ के कंजर्वेटिव्स को डिफेंड करने की बात नहीं कर रहा, मैं ये वामपंथियों की बेसिक माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। ये कभी किसी का भला नहीं कर सकते ये करके। इनका सब कुछ भलाई जो होती है वो केवल दिखावे की होती है। और ये लोग अपने फ़ायदे के लिए, जो माइनॉरिटीज़ भी जो होते हैं, बस अपने फ़ायदे के लिए उनका यूज़ करते हैं, सत्ता में आने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए। वो कोई उनका हित नहीं चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि हमेशा के लिए वो जो माइनॉरिटीज़ है वो पीड़ा में ही रहे, दुख में ही रहे, उनको प्रॉब्लम्स में ही रहे। यही वो चाहते हैं ताकि उनकी ये पॉलिटिक्स चलती रहे। बाकी लिटिल मरमेड एक बहुत ही डल फिल्म थी। देखना चाहते हैं आप तो देख सकते हैं, पर कुछ बहुत अलग ऐसा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ऐसा मत सोचना। जो अंडर वाटर वर्ल्ड है वो भी हमने अवतार वे ऑफ वाटर में हमने काफ़ी बढ़िया ऑलरेडी देख चुके हैं। एक्वामैन में इससे बहुत बढ़िया अंडर वाटर वर्ल्ड दिखाया था। बाकी फिल्म कोई टॉर्चर नहीं करती है, पर कुछ अलग या नया ऐसा बिल्कुल अननेसेसरी इस फिल्म को हम कह सकते हैं, और ऊपर से ख़राब कर दिया है फिल्म को। बस इतना ही मैं कहूँगा। पर हाँ, एक कैरेक्टर फिल्म में मुझे पसंद आया, उर्सुला का कैरेक्टर जिस एक्ट्रेस ने प्ले किया है, क्या नाम है उनका, मेलिसा मैककर्थी। उर्सुला का कैरेक्टर बहुत बढ़िया तरीके से प्ले किया है। वो एक कैरेक्टर हमारे ऊपर छाप छोड़ जाता है फिल्म में, वो याद रह जाता है। बाकी तो सारे कैरेक्टर्स डल थे, डल। मैं द लिटिल मरमेड के इस 2023 के लाइव एक्शन रीमेक को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस नहीं है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं परिवार के साथ में, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि 1989 की एनिमेटेड फिल्म अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, वो आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको ओवरऑल मिलेगा। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस लाइव एक्शन रीमेक को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा, जो बातें मैंने बोली उस पर आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।